हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, क्योंकि मशीन में काफ़ी ज़्यादा फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ का यूज़ है, इसलिए हमने पिछले वीडियो में आपको फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के बारे में जानकारी दी थी। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। यानी मैंने इसे डीसी जनरेटर या डीसी मोटर ना रखकर इसका नाम रख दिया ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, क्योंकि स्टूडेंट चाहे वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों के लिए ईएमएफ इक्वेशन लगभग समान होती है। तो बात करते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक की ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। मान लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास कोई डीसी मशीन है, यानी डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हमें उसमें कुछ बातें एज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन की। तो पहले जैसे मैंने बताया कि हमें कुछ बातें एज्यूम करनी होती है स्टूडेंट, तो एज्यूम करते हैं फर्स्ट जो है स्टूडेंट हमारा, मान लेते हैं हमारे पास में कोई पी पोल वाली मशीन है, यानी मान लेते हैं नंबर ऑफ पोल पी पोल वाली मशीन है स्टूडेंट। दूसरी बात, उस मशीन के अंदर जो एक पोल द्वारा जो फ्लक्स जनरेट होता है, या उसको मान लेते स्टूडेंट, माना फ्लक्स जो स्टूडेंट हमारा वो है 5, ये क्या होता है स्टूडेंट, वेबर। तीसरा, जैसे स्टूडेंट हमारी जो मशीन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे पोल्स आर्मेचर कंडक्टर्स। तो जो ये ईएमएफ इक्वेशन है स्टूडेंट, ये हमारी मशीन की इंटरनल कंस्ट्रक्शन पर आधारित है, यानी जो इंटरनल पार्ट है मशीन के उन सब पर जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन है वो डिपेंड करती है। यानी स्टूडेंट जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन है वो मशीन के इंटरनल पार्ट्स पर डिपेंड करती है। तो पहला है हमारा नंबर ऑफ पोल, यानी मशीन के पोल पर भी डिपेंड करती है। दूसरा फ्लक्स, यानी पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, यानी इस पर भी हमारी ईएमएफ इक्वेशन डिपेंड करती है। तीसरा स्टूडेंट स्पीड, इसे स्पीड में कहकर स्टूडेंट आर्मेचर स्पीड कह सकते हैं या फिर आरपीएम भी कह सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट कोई आर्मेचर है हमारा डीसी मशीन का, जो एन स्पीड से इसके अंदर रोटेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। चौथा जो अगर मानते स्टूडेंट, वो मानते हैं हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यानी स्टूडेंट ये वो कंडक्टर्स है या ये वो कंडक्टर है जो हमारी मशीन के अंदर कंप्लीट यूज किए गए हैं, या एक तरह से हमारे आर्मेचर कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारे आर्मेचर कंडक्टर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा होता है स्टूडेंट पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जिसे कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल ए। ये पैरेलल पाथ स्टूडेंट डिपेंड करते हैं कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उन्हें कितने पैरेलल पाथ में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें स्टूडेंट पैरेलल पाथ की, तो ये भी दो प्रकार से यूज की जाती है। अगर बात करें लेफ्ट वाइंडिंग, ए बराबर पी, यानी जो हमारे पोल्स होंगे स्टूडेंट मशीन के अंदर, उन्हीं के बराबर हमारे पैरेलल पाथ भी होंगे। ये किसके लिए स्टूडेंट, हमारी लेफ्ट वाइंडिंग। दूसरा जो है वो स्टूडेंट हमारा
वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा 2 मानी जाती है स्टूडेंट। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन है उसे ड्राइव करने से पहले हम कुछ ये चीज़ें एज्यूम करनी होती है स्टूडेंट। जैसे पहला नंबर ऑफ पोल्स, यानी हमारी मशीन के अंदर कितने पोल्स रखे गए हैं। दूसरा फ्लक्स, यानी एक उस पोल के द्वारा कितना फ्लक्स सेटअप हुआ। तीसरा अगर बात करें तो स्टूडेंट वो है हमारा स्पीड ऑफ आर्मेचर, यानी जो हमारी आर्मेचर है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, जिसे हम एज्यूम करते हैं हमेशा एन से। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट हमेशा आरपीएम, यानी रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। चौथा बात करें स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यानी ये वो कंडक्टर्स है स्टूडेंट हमारे जो हमेशा आर्मेचर में यूज किए गए हैं, या एक तरह से कह सकते हैं हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। लास्ट जो पार्ट है स्टूडेंट वो है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग को कितने पैरेलल पाथों में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर बात करें पैरेलल पाथ की तो ये भी 2 प्रकार से यूज किए जाते हैं। पहला अगर लेफ्ट वाइंडिंग की बात करें तो लेफ्ट वाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स की संख्या हमेशा पोल्स के बराबर होती है। दूसरा अगर वेव वाइंडिंग के बारे में बात करें तो वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ्स की संख्या 2 एज्यूम करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम इसका ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बातें किस किस प्रकार से मशीन के अंदर ईएमएफ इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, या किस किस प्रकार से ईएमएफ इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन अगर मान लेते स्टूडेंट कि कोई पी पोल वाला कोई पोल है हमारे पास में जो 5 फ्लक्स जनरेट करता है, या कोई कंडक्टर है स्टूडेंट जिसके थ्रू कोई पी पोल द्वारा एक चक्कर में जो फ्लक्स लिंक होता है वो मान लेते स्टूडेंट हमारा है P5, यानी P5 किसी कंडक्टर के एक चक्कर लगाने पर जो पी पोल द्वारा फ्लक्स लिंक होता है मान लेते हैं वो है स्टूडेंट हमारा P5। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात, उस कंडक्टर को एक चक्कर लगाने में जो समय लगा स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट उस आर्मेचर कंडक्टर पे एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय वो है स्टूडेंट हमारा, तो क्या स्टूडेंट हमारा 60/n। ठीक है स्टूडेंट, ये हमेशा इसे टाइम स्मॉल टी से भी डिनोट कर सकते हैं। टाइम हमेशा सेकंड में लेना होता है, तो इसलिए 1 सेकंड में जो टाइम होगा स्टूडेंट, या एक कंडक्टर का जो एक जो कंडक्टर है हमारा एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लेगा वो होगा स्टूडेंट हमारा 60/n। ठीक है स्टूडेंट, तो इस जो ये एक कंडक्टर हमने एज्यूम किया था, तो इस कंडक्टर के क्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा, या एक कंडक्टर के क्रॉस कितना ईएमएफ की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं स्टूडेंट ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर, तो वो कितना होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा P5/60/n, क्योंकि स्टूडेंट इंड्यूस ईएमएफ जो होता है E बराबर d∅/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्योंकि स्टूडेंट हमने बताया कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ या एक रेवोल्यूशन पूरा करने के बाद जो एक रेवोल्यूशन हमने पूरा किया, या उस कंडक्टर ने जो एक रेवोल्यूशन पूरा किया, तो उसने कितना फ्लक्स लिंक होया या कितने फ्लक्स में चेंज होया P5, तो वो लिखा स्टूडेंट हमने P5। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी उसके टाइम में कितना परिवर्तन हुआ, यानी स्टूडेंट उसने एक चक्कर को पूरा करने में या उस कंडक्टर के थ्रू जितना
उसने एक चक्कर करने में जितना समय लगा स्टूडेंट, वो क्या था हमारा 60/n सेकेंड। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट d5/dt यानी p5/60/n। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट कि ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के क्रॉस हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो कितना होगा स्टूडेंट, p5n/60। स्टूडेंट वो ईएमएफ है जो हमारा एक कंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस हुआ। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट बात करें अगर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी है और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी। तो बात करते हैं टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर्स, यानी हमारे जो आर्मेचर कंडक्टर्स है या पूरे आर्मेचर में हमारा कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट टोटल इंड्यूस ईएमएफ या एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा स्टूडेंट, p5n/60 into Z/A। क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो आर्मेचर कंडक्टर्स है, आर्मेचर कंडक्टर्स उन्हीं को हमने पैरेलल पाथ्स में डिवाइड किया गया है। मान लेते स्टूडेंट हमारे 1000 कंडक्टर्स है और हमें उसे 10 पैरेलल पाथ्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट क्या होगा हमारा Z/P 1000/10 यानी 100 कंडक्टर पर पैरेलल पाथ। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमारा जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा p5n/60 into Z/A। ठीक है स्टूडेंट। तो ये है हमारा डीसी मशीन का इंड्यूस ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट। तो ईएमएफ इक्वेशन कुछ इस प्रकार से देखी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट। एक बार सब जल्दी से देख लेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन किस प्रकार से अप्लाई की जा सकती है। पहला मान लेते कोई मशीन है हमारी जिसमें हमने एज्यूम किया है कि कोई पी पोल वाली मशीन है। दूसरा उस जो पी पोल है उसके द्वारा जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो था हमारा 5 जिसे हमने वेबर में कैलकुलेट किया। तीसरा मान लेते हैं हमारा कोई आर्मेचर है जो n स्पीड से रोटेट कर रहा है जिसकी यूनिट है आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। चौथा नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर, यानी हमारी आर्मेचर के अंदर कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स उपलब्ध है। पांचवा जो स्टूडेंट हमारा वो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ के बारे में बात करें स्टूडेंट तो पैरेलल पाथ वो पाथ होते हैं स्टूडेंट जिसे हमने आर्मेचर वाइंडिंग को किन किन पैरेलल पाथ में डिवाइड किया गया है या कितने भागों में विभाजित आर्मेचर वाइंडिंग को किया गया है। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। बात करें पैरेलल पाथ की तो ये भी दो प्रकार से हो सकते हैं। अगर लेफ्ट वाइंडिंग के बारे में बात करें तो लेफ्ट वाइंडिंग में A बराबर P यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के इक्वल होंगे। दूसरा वेव वाइंडिंग के बारे में बात करें तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होंगे, चाहे वो डीसी मोटर का केस हो या डीसी जनरेटर का। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आते हैं इस पर। तो पहला जो केस है स्टूडेंट मशीन का, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है हमारा जो एक रेवोल्यूशन करता है तो उसके जो पोल द्वारा जो फ्लक्स लिंक हुआ वो है स्टूडेंट हमारा P5। उसके बाद आता है स्टूडेंट कि जो एक पोल द्वारा या एक कंडक्टर द्वारा एक रेवोल्यूशन पूरा करने में लगने वाला समय वो क्या आता है स्टूडेंट हमारा 60/n। उसके बाद अगर बात करें इंड्यूस ईएमएफ इन वन कंडक्टर यानी इस कंडक्टर के क्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट हुआ या कितने ईएमएफ की प्राप्ति हुई वो था स्टूडेंट हमारा E बराबर d∅/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ, यानी जितना फ्लक्स में चेंज होगा या फ्लक्स में लिंक होगा उतना ही ईएमएफ की प्राप्ति होगी। तो क्या था स्टूडेंट हमारा फ्लक्स में लिंक क्या था P5 और टाइम में चेंज 60/n। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि एक कंडक्टर के क्रॉस कितना ईएमएफ प्राप्त होगा यानी P5n/60।
उसी प्रकार से जैसे हमें एक कंडक्टर के बारे में पता चला कि इतना ईएमएफ होगा, तो हम जेड कंडक्टर के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर, तो कितना होगा P∅N/60, क्योंकि अब स्ट्रेंथ Z/A यानी नंबर ऑफ पेंडुलम पाथ में भी डिवाइड किया गया है आर्मेचर कंडक्टर को, तो इसीलिए Z/A। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा जो है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये ईएमएफ इक्वेशन है। बात करें स्टूडेंट अगर डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में इसे ठीक इस प्रकार से लिख दिया जाता है स्टूडेंट, EG बराबर P∅N/60 इंटू Z/A। ये हमारा जनरेटर का केस है। अभी बात करें मोटरिंग मोड की, तो मोटरिंग मोड में से लिख दिया जाता है स्टूडेंट EB यानी बैक ईएमएफ P∅N/60 इंटू Z/A। जनरेटेड ईएमएफ तो स्टूडेंट सबको समझ में आता है कि जैसे जनरेटर से बनाए कि जनरेट यानी कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा है, लेकिन इस EB से क्या मतलब है स्टूडेंट, यानी बैक ईएमएफ। तो बात करते हैं मोटरिंग मोड की, तो मोटरिंग मोड के बारे में स्टूडेंट बताते हैं हम आपको थोड़ा कि जो बैक ईएमएफ होता है वो एक तरह से विरोधी टाइप का ईएमएफ होता है, या एक तरह से डीसी मोटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विरोधी टाइप का ईएमएफ उत्पन्न होता है जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं अगले लेक्चर में। तो